नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी अच्छे होंगे, मुझे आशा है। आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। तो भर्तियाँ आ रही हैं, छोटी भी और बड़ी भी। और छोटी बड़ी कुछ नहीं होता, सब में मेहनत करनी होती है, नौकरी आसानी से नहीं मिलती है। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नवीन नौकरियों से संबंधित कुछ टॉपिक हैं जो सब जगह हैं। चुनाव, लोकतंत्र और मतदाता जागरूकता। पॉलिटिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है। वैसे पॉलिटिकल साइंस का विषय क्या है, एक आम व्यक्ति का विषय है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो हमारे यहाँ जनता बेसिकली क्या है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के चुनाव होते हैं। तो चुनाव कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना है कि बेसिकली कहाँ हमारे यहाँ कि वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। प्रतिनिधि शासन तो है, प्रतिनिधि में भी कुछ जगह तो जनता डायरेक्ट प्रतिनिधियों को चुनती है, कुछ जगह क्या है जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि नवीन प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे कि सिंपल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम मतदाता वोट नहीं डालता है, उसमें निर्वाचित जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वो एमएलए ही वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति में खाली संसद के सभी सदस्य वोट डालते हैं। राज्यसभा के चुनाव भी एमएलए ही वोट डालते हैं। आम मतदाता कहाँ कहाँ वोट डालता है वो हमें ध्यान रखना है। आम मतदाता बेसिकली लोकसभा, विधानसभा और जितना शहरी स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज में डायरेक्ट वोट डालता है। ऐसे प्रतिनिधि डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये जो लोकतंत्र है उसका जो कह सकते हैं आत्मा जो है वो चुनाव में निहित है। चुनाव से पता चलता है कि वास्तव में हमारे यहाँ जनता का शासन है या नहीं। इस चुनाव के हथियार के माध्यम से ही आम जनता कभी भी अपने शासन को परिवर्तित कर सकती है, नया शासन ला सकती है। तो इस चुनाव के पूरे बारे में हमें ध्यान देना है कि हमारे यहाँ कौन कौन से चुनाव होते हैं और बेसिकली उसके लिए कौन सी संस्थाएँ उत्तरदायी हैं। और उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ मतदाता जागरूकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको सारी बातें बताता हूँ। पहले तो ही सिंपल सा है, आज ईवीएम का प्रयोग चारों तरफ हो गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक बहुत ही बड़ा कार्य है। और ये स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संविधान के आधारभूत ढांचे का विषय है। तो इसको बेसिकली हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आधारभूत ढांचे का विषय है। सबसे मेन चीज़ है, संविधान के अन्य तत्वों की भांति महत्वपूर्ण है आधारभूत ढांचे की तरह, कि बेसिकली इसका बेसिक पार्ट है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। तो आज हमारे यहाँ चारों तरफ ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। तो एक तरीके से हमारा लोकतंत्र प्रगति कर रहा है, नई तकनीक का आगमन लोकतंत्र में हो गया है। और इसके अलावा मतदाता जागरूकता की भी हमारे यहाँ बहुत सारी शैलियाँ अपना रहे हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। घर घर साक्षरता ले जाएंगे, मतदाता जागरूक बनाएंगे। तो इस तरीके से नागरिक और पोस्टर लगा लगा कर जगह जगह हम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक बनाता है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग। और सिंपल एनजीओ और संस्थाएं भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं। तो ये मतदाता जागरूकता का जो अभियान है वो पूरे देश में चलाया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में मतदाता कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शरीर में हमारी रक्त कणिकाएँ होती हैं, रक्त होता है, रक्त कणिकाएँ होती हैं, उसी प्रकार से लोकतंत्र में मतदाता का महत्व होता है। तो बिना मतदाता के सोचा भी नहीं जा सकता कि लोकतंत्र का विकास कैसे होगा। अगर हमारे यहाँ कणिकाएँ अगर कमज़ोर हो जाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर निष्क्रिय हो जाए तो शरीर किसी काम का नहीं। और लोकतंत्र में अगर मतदाता कमज़ोर हो जाए तो लोकतंत्र किसी काम का नहीं। इसलिए मतदाता जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए और चैतन्य अवस्था में रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे सजग कड़ी होती है, मतदाता जागरूकता। तो इसलिए हमारे यहाँ 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि मतदाताओं में जागरूकता लाई जा सके, चेतना लाई जा सके और वो अधिक से अधिक मतदान कर सकें। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, वैसे भी आपको स्मरण है 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब मित्रों, मैं धीरे धीरे पीपीटी के माध्यम से आपको धीरे धीरे सारी बातें समझाने की चेष्टा करता हूँ। आप ये मत कहना ये इसमें टॉपिक है
ये सभी जगह सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा। तो इसमें कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो बड़ी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो आप बस ध्यान से गंभीर से सुनते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होगा, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। पहला है लोकतंत्र में चुनाव व मतदान जागरूकता या मतदाता जागरूकता। तो मतदाता जागरूकता में हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में भी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव जो है उसको आधारभूत ढांचे का भाग माना जाता है। तो ये स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आधारभूत ढांचे का भाग से मतलब क्या है? कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती में ये आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी थी और इसमें कहा था कि कुछ संविधान के ऐसे मौलिक तत्व हैं कि जो आधारभूत तत्व हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे बेसिकली बताया था, लोकतंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, इनको संसद नहीं छीन सकती। उसी प्रकार से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव भी हमारे संविधान का आधारभूत ढांचे का भाग है, एक नींव है, आधार स्तंभ है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। निष्पक्ष चुनाव तो कराने ही होंगे, ये हमारे संविधान की मौलिक ढांचे का भाग है। इसलिए हमारे यहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। और ये बेसिकली कब किया गया था घोषित, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जानते भी हैं, इंदिरा गांधी बनाम राजराणी केस में कहा गया था स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आधारभूत ढांचे का भाग है। मित्रों, हमारे यहाँ चुनाव कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ चुनाव की दो प्रणालियाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव। वैसे तो प्रतिनिधि चुनते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या है, पहले हम प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो प्रतिनिधि हमारे नवीन प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसके निर्वाचक मंडल में केवल संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, सभी आम मतदाता भाग नहीं लेता। बाकी तो प्रक्रियाएं आपको पता ही है कि भाई इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरी मत प्रणाली द्वारा होता है, वो सब आप लोग अब जानते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं भी जानते हैं। तो बेसिकली ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आम मतदाता नहीं करता, अपितु संसद के और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। दूसरा देखते हैं हम उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद का सभी सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का भी देखो अप्रत्यक्ष ही होता है, ये सब आप जानते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। नहीं तो हमारी YouTube वीडियो जो पिछली हैं, हमने राष्ट्रपति के बारे में भी डाला हुआ है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी डाला हुआ है, आप वहाँ खोल के देख सकते हैं। लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं, आप तो बस खाली भाषण देना चाहते हैं और बोलते हैं सर ये कमी रह गया, सर थोड़ा हट जाया करें, हमें कभी PPT दिखता नहीं है। अब लो हम हट गए हैं, देख लीजिए। तो बेसिकली अप्रत्यक्ष चुनाव उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा का भी 6 वर्ष के लिए होता है एक सदस्य का चुनाव, ये भी अप्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा के चुनाव भी। तो बेसिकली राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। जैसे राजस्थान में राज्यसभा की 10 ही सीटें हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है? जहां आम जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे लोकसभा सदस्यों का चुनाव 543 लोकसभा सीटों का चुनाव होता है, 2 तो एंग्लो इंडियन हो गए, टोटल 545 हैं। 543 का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट आम जनता चुनती है। ऐसे विधानसभा है अलग अलग राज्यों की, सबके चुनाव 5 वर्ष के लिए आम जनता करती है, नागरिक मिलकर करते हैं, वोटिंग होती है बाकायदा से। ऐसे शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव है, शहरी स्थानीय निकायों में भी क्या होता है? आम जनता चुनाव करती है। पंचायती राज संस्थाओं में भी आम जनता चुनाव करती है। इन सब का कार्यकाल 5 वर्षीय, चाहे लोकसभा सदस्य का हो, विधानसभा का भी हो, शहरी स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों को, नगर निगम नगर परिषद का, चाहे गांव में सरपंच का चुनाव हो, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला प्रमुख का, सब 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों हम आगे आते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं भाई चुनाव का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो भारत में जो संस्था है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जिसका प्रावधान किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसमें पहले 1 सदस्य था, लेकिन 1993 से 3 सदस्य ही है, एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाएं या 65 वर्ष की आयु हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाता है उस दिन से वो रिटायर माने जाते हैं। ये भारतीय निर्वाचन आयोग ही समस्त
हमारे चुनावों का निर्देशन नियंत्रण का कार्य करता है, विशेषकर संसद विधानसभा के चुनावों का संचालन निर्देशन नियंत्रण का कार्य करता है। फिर साथ में जो राज्य निर्वाचन आयोग गठित होते हैं अलग अलग राज्यों में, उनका भी निर्देशन नियंत्रण का कार्य यही करता है। तो वास्तव में भारतीय निर्वाचन आयोग एक एकीकृत संस्था ही है, इसका नियंत्रण रहता है राज्य निर्वाचन आयोग पर, ये ध्यान रखना। अब राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया जाता है उसको संवैधानिक दर्जा वास्तव में 73वें 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। आप जानते हैं 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, 74वां संशोधन अधिनियम जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो राजस्थान में नियुक्ति होती है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए होती है। एक्चुअली क्या इनका कार्यकाल वगैरह सब राज्यपाल निर्धारित करता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसका काम क्या होता है राज्य निर्वाचन आयोग का? जितने भी शहरी और ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं, यानी कि शहर वाले नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव, इसी प्रकार से पंचायती राज के चुनाव, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे पंचायत समिति सदस्यों के हों, सबका संचालन ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन फिर भी निर्देशन नियंत्रण ऊपर से रहता ही है, कहीं गलती करेगा तो फिर उसको बताया भी जा सकता है, लेकिन राज्य के स्तर पर इसी की मेन ड्यूटी है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें अधिकारी कौन कौन से रहते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव संचालन निर्देशन नियंत्रण में। जनरली जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर को ही बनाया जाता है। अब ये चुनाव के समय जिला निर्वाचन अधिकारी भी बन जाता है। अब हमारे यहाँ व्यवस्था तो है, इतना बड़ा देश है, चलाना मुश्किल होता है। अगर स्पेशल एक जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए तो एक नया पद की रचना हो जाएगी, इसलिए जिला कलेक्टर को ही समस्त पावर दे दी जाते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के। एक पीठासीन अधिकारी होता है, हर बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी होगा जो पूरे बूथ का संचालन करेगा। अब हम उस बूथ के अंदर मतदान केंद्र में घुसते हैं तो वोट डालने जैसे जाते हैं तो पहले तो आपको मिलेगा एक प्रथम मतदान अधिकारी। जैसे आप बूथ केंद्र पर गए, वोट डालने गए, तो सबसे पहले तो पूछेगा भाई आपका क्रमांक क्या है, वोटर आईडी कार्ड क्या है, क्रमांक क्या है। फिर उसका काम रहता है पूरी पहचान की जांच करना, आपके वोटर लिस्ट से मिलान करता है आपके आईडी से, जो भी आप आईडी दिखाते हैं, तो इसका काम है मतदाता पहचान करना। फिर आप दूसरे अधिकारी के पास जाते हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी, वो आपके दाएं हाथ की तर्जनी पर क्या लगा देता है कि स्याही लगा देता है। फिर तृतीय मतदान अधिकारी आता है जिसका काम रहता है ईवीएम कंट्रोल यूनिट का, ईवीएम कंट्रोल यूनिट का काम रहता है, तो ईवीएम कंट्रोल यूनिट का कार्य कर देता है। फिर इसमें एरिया सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का काम भी होता है कि एरिया सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाते हैं वहाँ व्यवस्था देखने के लिए एक एरिया में, पूरे सेक्टर में, और ये सारे काम भी जोनल मजिस्ट्रेट का काम भी रहता है। तो इस तरीके से मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए जाते हैं ताकि अगर कानून में व्यवस्था में चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी होती है तो अंतिम निर्णय तत्काल लिया जा सके। तो इस प्रकार से ये सारी संस्थाएं हमारे यहाँ चुनाव का संचालन निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती हैं ताकि हमारे देश में लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके, गुणात्मक रूप से हो सके और भारतीय लोकतंत्र विकास कर सके और हमारे यहाँ एक सही जनता की चुनी हुई सरकार बन सके, जनता अपनी पसंद की सरकार सुन सके, ताकि जनता की नीतियाँ ही सरकार की नीतियाँ बन सकें। तो ये सारा एक आदर्श लोकतंत्र की तरह हमारा लोकतंत्र कार्य करता है। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने बड़े मतदाताओं का ये सारी संस्थाएं मिलकर संचालन करती हैं। अब हम मित्रों आगे आते हैं कि निर्वाचन संबंधी कानून क्या क्या हैं, ये भी ध्यान रखना है। मित्रों आप जानते हैं अनुच्छेद 327 में प्रावधान है संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कानून संसद बनाएगी। तो इसमें संसद के बारे में या राज्य विधानमंडल के बारे में निर्वाचन संबंधी कोई भी कानून हो, चाहे परिसीमन संबंधी कानून हो, वो बनाने का काम संसद का है। उसके बारे में सारे कानून कौन बनाएगी? संसद। इस अनुच्छेद 327 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 328 में कहा गया है राज्य विधानमंडल शहरी व ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के बारे में कानून बनाएगी। भाई संसद की सीट या विधानसभा के सदस्य की सीट, एमएलए या एमपी के चुनाव के बारे में सारे कानून कौन बनाएगी? संसद। भाई सीट को बड़ा करना है, क्षेत्र को बड़ा करना है, छोटा करना है, क्या पद्धति रहनी है, इसमें कौन कौन से सारे नियम रहेंगे, सारे नियमों का नियम कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लेकिन पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन नगर निगम के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के पास है। आपको जानते भी हमारे अभी शहरी स्थानीय स्वशासन में अलग अलग तरीके से चुनाव हो रहे हैं,
और हमारे यहाँ पंचायती राज में भी चुनाव हुए हैं जैसे अभी, तो उसके बारे में जो भी कानून बनाने हैं वो सब राज्य विधानमंडल बनाएगा, ये 328 में कहा गया है। और संसद और राज्य विधानसभा के बारे में कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। तो ये बेसिकली दोनों बातें ध्यान रखना है कि 327 में क्या प्रावधान है कि संसद एमपी और एमएलए के बारे में निर्वाचन संबंधी कानून बनाएगी, परिसीमन संबंधी कानून बनाएगी। और 328 में प्रावधान है राज्य विधानमंडल शहरी और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के चुनाव संबंधी कानून बनाएगा, परिसीमन संबंधी कानून बनाएगा। वो सारे काम राज्य विधानसभा में छोड़ दिए। अब हमारे यहाँ प्रमुख कानून कौन कौन से हैं जो अब तक महत्वपूर्ण चुनाव से संबंधित हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा, आप तनाव ना लेना। पहला है जनप्रतिनिधित्व कानून 1950, दूसरा है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951। इसी कानून में 1988 में संशोधन करके ईवीएम के प्रयोग का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया था। ईवीएम का नाम तो सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो आप जो भी है आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही मतदान होता है। फिर परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, तो बेसिकली परिसीमन करना, सीटों को बड़ा छोटा करना। एक्चुअली क्या है कि समय के साथ किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है, किसी क्षेत्र में स्थिर बनी रहती है, इसलिए सीमांकन जरूरी हो जाता है। तो हमारे यहाँ प्राय 4 परिसीमन आयोग तो एमपी एमएलए के संदर्भ में बन चुके हैं। अब कभी 5वां भी बन सकता है। वैसे नियम हमारा 10 वर्ष का है, लेकिन हमने इतने वर्षों में बेसिकली 70 वर्षों में केवल 4 ही परिसीमन आयोग बनाए हैं। लेकिन 20 वर्ष बाद तो लगभग एक होना ही चाहिए, ताकि सीटों का सही रूप से समानता के साथ निर्धारण हो सके। ऐसा नहीं एक में तो 5 लाख वोटर है, दूसरे में 1 लाख भी वोटर नहीं है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए अभी परिसीमन किया भी गया है, तो ये ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960, निर्वाचन नियम संहिता, आचार संहिता जो होती है, जो लगती है चुनाव के समय, भाई हमें ये निर्णय नहीं लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई चुनाव जैसे ही घोषणा होती है तो सरकार आधारभूत निर्णय नहीं ले सकती, नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। अभी जैसे रीट की परीक्षा को लेकर भी था, तब हमारे यहाँ चुनाव चल रहे थे, तो निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि अभी चुनाव का समय है, आप रीट की घोषणा बाद में कीजिए, अभी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सारे काम जो है तो नियम संहिता के तहत, आचार संहिता के तहत होते हैं। तो इसमें पूरा आचार संहिता के बारे में प्रावधान है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968, इसमें चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है राजनीतिक दलों को। ये भी निर्वाचन आयोग करता है। जैसे कांग्रेस का हाथ है तो बीजेपी का फूल है, तो ये अलग अलग चुनाव अलग अलग दलों के हैं। किसी का साइकिल है, किसी का आम है। तो ये सारे इस आदेश के तहत ही, इस कानून के तहत ही प्रदान किया जाता है। फिर मित्रों, ये चुनाव जो है ये भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे चुनाव आपको शायद दिखाई कम दे रहा है, लेकिन मैं बता दूंगा। चुनाव इसमें एक तो होते हैं आम चुनाव। आम चुनाव के बाद है सामान्यतः जो 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के, तो वो क्या है, आम चुनाव कहलाते हैं। मध्यवर्ती चुनाव यानी कि बीच में ही भंग करके जब क्या चुनाव हो जाते हैं, सरकार में स्थिरता आ जाती है, कोई सरकार बनाने लायक नहीं होता, त्रिशंकु संसद या विधानसभा की स्थिति रहती है, तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं पड़ता, तो बीच में चुनाव करना पड़ता है। कई बार क्या है कि वास्तव में त्रिशंकु संसद या विधानसभा की स्थिति रहती है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, इसलिए कोई सरकार बनाने लायक दल रहता नहीं है, तो बीच में चुनाव कराने पड़ते हैं। वो मध्यवर्ती चुनाव है। उपचुनाव जनरली तब होते हैं जब कोई सांसद या एमपी या एमएलए त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उपचुनाव अभी हमारे राजस्थान में भी विधानसभा के कुछ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो उपचुनाव है जब कुछ सदस्य त्यागपत्र दे दे या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है एमपी एमएलए की, तो उस जगह चुनाव होते हैं। तो क्या है कि उपचुनाव। एक स्नैप पोल भी होता है। स्नैप पोल बेसिकली थोड़ा सा यथार्थ और भौतिकवाद पर आधारित है। इसमें क्या किया जाता है कि अचानक से लोकसभा और विधानसभा को भंग करके चुनाव कराए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि किसी दल को लगता है कि इस घटना का लाभ मुझे मिल सकता है, सत्ताधारी दल को, तो क्या करता है, तत्काल भंग करता है, उसी समय चुनाव करा लेता है। तो कहीं ना कहीं उसको सिंपैथी मिल जाती है उस घटना की। जैसे कई बार क्या है कि आक्रमण 71 में देखें तो आक्रमण का फ़ायदा, ऐसे कई बार हम विदेशी कोई आक्रमण होता है, बदले में हम उसको परास्त कर देते हैं, तो वो जनता में एक भावना बनी रहती है उस सरकार के प्रति, तो तुरंत मतदान हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, स्नैप पोल क्या होता है, वही बीच में ही किसी को एकदम लोकसभा विधानसभा को अचानक से भंग करके चुनाव कराना, वो कहलाता है स्नैप पोल। तो ये चुनाव के प्रकार मैंने आपको बताए। इसके बाद
मित्रों, हम देखते हैं निर्वाचन में मतदाता जागरूकता पर बात करते हैं कि वास्तव में मतदाता जागरूकता होती क्या है। वास्तव में मतदान जागरूकता, मतदाता जागरूक होगा तभी हमारा लोकतंत्र विकसित होगा। तो हमने इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं वो भी हमें ध्यान रहना चाहिए। वास्तव में हमारे यहाँ जब से निर्वाचन आयोग बना है, कहीं ना कहीं हम मतदाता जागरूकता के लिए प्रयास करते रहे हैं। पहले तो ये ज़्यादा ध्यान दलों पर था कि दलों से कहा गया कि वो मतदाताओं को अपने बारे में बताएं, मेन जिम्मेदारी उन्हीं पर सौंप रखी थी कि भाई वो बताएंगे कि क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या गुण हैं, ये सारी चीज़ें। साथ में निर्वाचन आयोग भी समय समय पर जानकारी तो देता था। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ विशेषिकली, जैसे कहा मैंने, इंदिरा गांधी राजनारायण केस में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को आधारभूत ढांचे का भाग घोषित किया गया और कहा गया कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हर हालत में होने चाहिए। ये बेस है हमारे लोकतंत्र का, हमारे संविधान का। तो उसके बाद मतदाता जागरूकता पर ही बल दिया जाने लगा, क्योंकि वास्तव में लोकतंत्र का जो मेन चीज़ है, रक्त कणिकाएँ हैं, वो मतदाता ही होता है। अगर मतदाता जागरूक है तो उस देश में हमेशा लोकतंत्र बना रहता है और उसमें वहाँ कभी सैनिक शासन नहीं आता है। इसलिए उसके बाद हमारे यहाँ मतदाता जागरूकता पर और उसके विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। तो 61वें संशोधन अधिनियम 1989 में पहली बार मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, ताकि युवा मतदाता भी कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र में भागीदार कर सकें और उनमें चेतना भी जागृत हो सके। थोड़ा युवा रहता है, पढ़ा लिखा रहता है, चैतन्य रहता है, तो वो प्रचार प्रसार भी ज़्यादा रहता है। तो अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की होती है, तो इसलिए ये पहला कदम माना जाता है। फिर 1993 में TN शेषन जी मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। उन्होंने भारतीय मतदाता पहचान पत्र बनाया था, इलेक्टोरल फोटो आईडी, तो EPID बोलते हैं। तो EPID बेसिकली उन्होंने बनाई थी। पहली बार हमें एक पहचान पत्र मिला था ताकि मतदाता निश्चित हो सके, बूथ कैप्चरिंग रुक सके और एक प्रत्येक मतदाता को एक आईडी मिल सके। इससे क्या है, उसको भी फील होता था कि वास्तव में मुझे वोट डालना है, तो कहीं ना कहीं मेरा वोट संख्या ये है और मेरा बूथ केंद्र ये है, मेरा मतदाता सूची में नाम ये है, और फोटो सहित वो कहीं ना कहीं आधार आईडी के रूप में भी काम करता था। वो कहीं दूसरे राज्य में जाता था या अपना सिंपल है, कहीं भी अपना कोई लाइसेंस दिखाना तो वोटर आईडी कार्ड भी दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो वोटर आईडी कार्ड था, इलेक्ट्रल फोटो आईडी कार्ड या भारतीय मतदाता पहचान पत्र, इससे भी मतदाता में जागरूकता आई कि मुझे ये आईडी मिली है, इसका मतलब है वोट डालना है और शासन में मेरी भागीदारी है, मुझे राजनीतिक समुदाय में मेरी भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये राजनीतिक समुदाय की भागीदारी की चेतना, नागरिक होने की चेतना इससे बढ़ी। उसके बाद 1998 में आते हैं तो इंद्रजीत गुप्ता, जो साम्यवादी पार्टी के नेता थे, गृह मंत्री भी थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी चुनाव सुधार को लेकर, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इस समिति ने भी कहा था कि मतदाता को जागरूकता लाने के लिए एक प्रचार सामग्री देनी चाहिए, हर घर में डाक द्वारा पहुंचानी चाहिए, निर्वाचन आयोग का काम होना चाहिए। तो उसमें सारे दलों जितने भी उम्मीदवार हैं, भाई उसके कौन कौन उम्मीदवार हैं, उनकी क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उनका पुराना कार्य क्या रहा है, पूरा इतिहास का बायोडाटा मतदाता के सामने होना चाहिए ताकि मतदाता निष्पक्ष निर्णय ले सके। तो ये भी एक अच्छा पहल था, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास था, इसको बहुत आंशिक रूप में लागू भी किया गया है। फिर चौथा हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनाने का मुख्य उद्देश्य वास्तव में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना ही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं मतदाता में जागरूकता के कार्यक्रम भी तेज़ी से बढ़े हैं। तो EVM का प्रयोग हमारे यहाँ कब हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ पहली बार EVM का प्रयोग तो केरल में ही हो गया था। केरल में 1982 में प्रयोग कर लिया था कि केरल में EVM का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। लेकिन क्या है, उसके बाद कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा, इस पर रोक लगा दी। इसलिए क्या है कि 1988 में स्पेशली जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया गया और EVM के प्रयोग का अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग को दिया गया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ तेज़ी से इसका विस्तार होने लगा। फिर देखते हैं हम कि बेसिकली दिसंबर 1998 में EVM का राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में इसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर बेसिकली गोवा विधानसभा में पूरे राज्य में एक साथ पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। अब सिंपल है, विधानसभा में ट्रायल के तौर पर तो राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश है,
लेकिन पूरे राज्य में एक साथ कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और 2004 से तो कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में सभी में ही ईवीएम का प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी हम कुछ आपको बता देते हैं कि भाई ईवीएम का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। ये दो संस्थाएं दे रखी हैं। पहला तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर है। दूसरी संस्था आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है, वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेकंड वाली जो दिख नहीं रही है आपको, ऑफ इंडिया हैदराबाद। ये दो संस्थाएं हैं जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ईवीएम का निर्माण करती हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, ईवीएम के बारे में भी जानकारी कोई पूछे, ईवीएम के एक तो कंट्रोल यूनिट रहती है, सीयू बोलते हैं, एक बैलेट यूनिट रहती है, बीयू। एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवार आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 16। और एक कंट्रोल यूनिट के साथ 4 बैलेट जोड़ी जा सकती हैं। 4 बैलेट। कितनी बैलेट? 4। तो एक कंट्रोल यूनिट में कितने उम्मीदवार आ सकते हैं? 64। 16 चौक 64। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक कंट्रोल यूनिट में 4 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती हैं। एक बैलेट यूनिट में कितने नाम रहते हैं? उसमें 16 नाम रहते हैं उम्मीदवार को। भाई 16 बत्तियां रहती हैं, आप कहीं भी बटन रहते हैं और क्लिक कर सकते हैं। और इसमें यानी कि एक कंट्रोल यूनिट के माध्यम से टोटल 64 उम्मीदवार तक आप रख सकते हैं। वहाँ एक ही लगेगा, 4 बैलेट यूनिट लग जाएंगे तो आसानी से 64 उम्मीदवार तक आ सकते हैं। तो वास्तव में ये पूरा आपको ध्यान में भी रखना है। फिर क्या है, हमारे जब ईवीएम पर थोड़ा सवाल उठने लगे निष्पक्षता को लेकर, भाई हैक कर लिया गया है या कुछ किया गया, तो हम भारत सरकार ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट का प्रावधान किया। किसका प्रावधान किया? वीवीपैट का। तो वीवीपैट का जो प्रावधान है वो क्या है? बेसिकली ये है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें आप अगर ने वोट डाला है तो जब आप वोट क्लिक करते हैं तो आपके साथ एक मशीन रखी होती है जिससे पर्ची निकलती है। उससे ये पता लग जाता है कि आपने वोट किसको डाला है, कंफर्म हो जाता है। भाई आपने हाथ पे बटन दबाया तो हाथ की पर्ची, फूल पे दबाया तो फूल की पर्ची, या किसी और दल पे डाला है तो उसकी पर्ची निकल जाती है, या बोतल पे डाला है तो बोतल की पर्ची, जो भी आपका भाई दल था उसकी पर्ची निकल जाती। तो आपको कंफर्म हो जाता है कि मैंने जिस दल को वोट डाला, उम्मीदवार को वोट डाला है, उसी की ये भाई मेरे वोट डाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेकिन 2014 में तो इसका आंशिक रूप से प्रयोग किया गया, तो अभी भी इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है। वास्तव में विपक्षी दल हमारे यहाँ मांग भी कर रहे हैं कि हर जगह वीवीपैट का इस्तेमाल हो। तो जैसे जैसे हमारे लोकतंत्र का विकास हो रहा है, वीवीपैट की संख्या भी बढ़ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आने वाले समय में धीरे धीरे वीवीपैट हर बूथ सेंटर पर होगा। मुझे ऐसा विश्वास है हमारे देश पर, हमारे लोकतंत्र पर और हमारी संस्थाओं पर। आपको भी होगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है सारी बातें। फिर हम थोड़ा सा आगे और आने की कोशिश करते हैं। नोटा। भाई नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। एक आपने देखा होगा जो बैलेट पेपर रहता है या बैलेट यूनिट रहती है ईवीएम, उसमें सबसे लास्ट में जो ऑप्शन रहता है उम्मीदवार में, उम्मीदवार का नाम ना होकर उसमें लिखा रहता है नोटा, यानी कि हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। ये भी लोकतंत्र का पहलू है, कई बार एक भी उम्मीदवार अच्छा नहीं होता। तो इससे ये भी पता चलता है कि भारतीय लोकतंत्र की गुणात्मक स्थिति के बारे में जानकारी होती है कि भाई कोई उम्मीदवार काम का ही नहीं है। अभी उम्मीदवार भी नए नए उतारने होंगे अच्छे अच्छे, तो वो है। और पढ़े लिखे आप जैसे, क्योंकि पढ़े लिखे तो आजकल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, चुनाव कौन लड़ेगा? मैं कहता हूँ पढ़े लिखे को लड़ना चाहिए। अब मैं भी कहीं कोशिश करता हूँ, किसी दल से जुड़ता हूँ तो आप लोग नाराज़ हो जाते हो, कहते गुरुजी आप तो राजनीति करने लगे। अरे भाई राजनीति विज्ञान का टीचर हूँ, क्या करूँगा? तो आपसे भी मैं कहता हूँ कि चुनाव में भागीदारी करा करो, उत्तर व्यवहारवादी बनो। सक्रिय भागीदारी नहीं करोगे तो आपका सम्मान राजनीति में नहीं रहना और लोकतांत्रिक विकास भी नहीं होगा। भारत के लिए ही आप चुनाव जितनी भी गतिविधियां हैं सब में सक्रिय भागीदारी करो। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, मेरे लिए नहीं आवश्यक है, भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो आप सब लोग अधिक से अधिक भागीदारी करनी भी चाहिए। ये नोटा का प्रयोग पहली बार छत्तीसगढ़ में ट्रायल के रूप में हुआ था, लेकिन 2014 से संपूर्ण रूप से सभी भारत के सभी चुनाव में हो रहा है। अब मित्रों एक कार्यक्रम और मतदाता जागरूकता से संबंधित है स्वीप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम है स्वीप। ये 2009 में शुरू किया गया था।
सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसमें मेन उद्देश्य था मतदाताओं को जागरूक करना। तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई। इसके 2 नारे उद्देश्य थे। पहला तो समावेशी व गुणात्मक भागीदारी, भाई मतदाता की, सभी मतदाताओं की कैसी व्यवहारिक क्वालिटी के साथ भागीदारी होनी चाहिए। फिर किसी भी मतदाता को छोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि प्रत्येक मतदाता को वोट डलवाना है, क्योंकि मतदान प्रतिशत अगर 100% होगा तो वास्तव में हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, गुणात्मक रूप से मजबूत होगा। तो ये बेसिकली किया गया। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम 25 जनवरी 2011 को शुरुआत की गई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यहीं से 2011 से ही 25 जनवरी 2011 से ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रतिभा पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी, उन्होंने उद्घाटन किया। तो फिर 2020 में भी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस था वो मनाया गया, 2021 में भी मनाया गया है। अब लेकिन इसके क्या क्या विषय थे, थीम क्या थी, वो भी ध्यान रखना है। 2020 में थीम थी निर्वाचन जागरूकता और सशक्त लोकतंत्र। क्या थी? निर्वाचन जागरूकता और सशक्त लोकतंत्र। 2021 में थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित, जागरूक। तो 2021 में क्या थीम थी? सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित, जागरूक। 3 बार स आया है, सशक्त, सतर्क, सुरक्षित, जागरूक। तो ये बेटा ध्यान रखना है। तो आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते इतना ध्यान रहना चाहिए आपको सारी बातों का। और भी इसमें बहुत कुछ गहन हो सकता है, लेकिन मैंने तो खाली आपको एक आम नागरिक के रूप में जागरूकता देने के उद्देश्य से ये बताया। कुछ जगह परीक्षा में टॉपिक भी जुड़ गया है, सब लोग इसे देख लें और अच्छे जागरूक बन जाएं। मेरी आपसे यही विनती है। उम्मीद है फिर मिलेंगे, लेकिन साथ में मेरा कहना है कि आप डिस्क्रिप्शन देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे लाइक करते रहें। व्यू कम आते हैं तो मैं वीडियो लेट डालता हूँ, तो आप थोड़ा सा व्यू ज़्यादा देखिए। तो आप बार बार देखेंगे, शेयर करेंगे तो नो डाउट मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डालूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप देखते नहीं तो मैं डालता भी कम हूँ, फिर क्या करेगा इंसान? भाई देखना तो आपको पड़ेगा ना। तो मैं बना रहा हूँ तो देख लीजिए। इसी के साथ आपसे विदाई चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।